नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे साधने की सियासत। चुनावी समर से गुजर रहे मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की यदि हम बात करें तो देखिए, एक साधने की सियासत की बात हो रही है। सभी वर्गों को साधने में जुटे हैं, लेकिन इस साधने की सियासत में किसी एक वर्ग पर फोकस करने पर दूसरे वर्गों की नाराजगी स्वाभाविक है। चुनावों के दौर में बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग पर ज्यादा फोकस कर रही है। प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है और उस पर कांग्रेस की भी नजर है, लेकिन सरकार के पास पंचायत, नगरीय निकाय और फिर विधानसभा चुनाव के बीच में कम समय है जिसमें वो सभी वर्गों को साध सके। राज्यसभा प्रत्याशियों को घोषित कर सरकार ने साबित किया कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन चिंता है कि ओबीसी को साधने की कवायद में कहीं दूसरा वर्ग हाथ से निकल ना जाए। और इसी पर आज हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने की सियासत चरम पर है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से लेकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस इस बड़े वर्ग को साधने में लगातार जुटे हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लंबे समय तक हाई कोर्ट से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय में चले प्रकरण के बाद अब इस खास वर्ग के लिए आरक्षण तय किया गया है। बीजेपी लगातार इस बड़े वोट बैंक पर फोकस बनाए हुए है। विधायक दल से लेकर कैबिनेट में भागीदारी तक ओबीसी का दबदबा बढ़ा है। यहां तक कि राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को उतारकर सबको चौंका दिया। इस पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी जो कहती है वह करती है, कथनी करनी में कहीं अंतर नहीं है। ये सिर्फ कहते नहीं है, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, शिवराज जी ने, बीडी भाई ने करके दिखा दिया। अंत के व्यक्ति का उदय, सुमित्रा वाल्मीकि जी, अंतिम छोर का व्यक्ति शिखर की सदन में, ये भाजपा है। हमारी बहन कविता पाटीदार, ये एक पार्षद रही है, एक जिला पंचायत में रही है, वो सर्वोच्च सदन के लिए जा रही हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। बीजेपी और सरकार लगातार ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रही है। इससे अब राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट बढ़ रही है कि चुनाव नजदीक आते आते कहीं सरकार की दूसरे वर्गों से पकड़ ढीली न हो जाए। माना जा रहा है कि ओबीसी पर फोकस करने के कारण दूसरे वर्ग के लोगों की सरकार से धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर जुटी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी एवं एससी एसटी विरोधी पार्टी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को वोट की राजनीति करनी होती है, चुनाव करीब आते हैं, तब उनको मंदिर, मस्जिद, हिजाब, ओबीसी, आदिवासी, दलित याद आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं इन सारे मुद्दों को उठा के एक पिटारे में बंद करके रख देते हैं। पंचायत चुनाव के बाद सरकार को निकाय चुनाव में जुटना है और इसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर मजबूती से उतरना है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी को झटका देने वाला था। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी की सभी वर्गों को साधने की राजनीति कितनी सफल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। देखिए, साधने की सियासत है और एक बात बहुत अच्छे से हमें वाकई देखनी होगी और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि शुरू से अभी तक आरक्षण के बाद ओबीसी और ओबीसी को लेके इतना ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी इतनी ज्यादा हम सुन चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, आप देखिए पंचायत का डिक्लेरेशन हो चुका है, उसके बाद निकाय चुनाव होंगे, निकाय के बाद 2023 की तैयारी है, तो तैयारी अभी से तमाम चीजों को लेकर करनी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो बार बार ओबीसी पे आ रहा है, बाकी वर्ग कहां जाएंगे, ये वाकई एक चिंता का विषय है और दोनों ही राजनीतिक दलों के
के लिए है कि यदि आप ओबीसी को लेकर कुछ करते हैं, दूसरा उस पर सवाल उठा देता है। अभी भी लगातार कांग्रेस यदि कह रही है कि ये गलत हुआ है, ओबीसी के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है और बाहर निकल के इस मंथन की जरूरत है कि आपके निकाय चुनाव को लेकर, इस पंचायत को लेकर और आने वाले 2023 में आपके मुख्य मुद्दे जनता से कनेक्ट करते हुए कौन से होंगे, आप कौन सी ऐसी योजनाओं पर बात कर रहे हैं जो जनता से कनेक्ट होती हैं, कौन सी ऐसी चीज कर रहे हैं अलग जो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच रही है, तब कहीं फायदा होगा। सिर्फ ओबीसी की बात करने से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ओबीसी पे बात मत करिए, आरक्षण पे बात मत करिए, ठीक है करिए, एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उतना ही जितनी जरूरत है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट इस चीजों पर एक विराम लग चुका है और अब टिकट्स बंटवारा जब होगा तब तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, पर इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगीराज योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गीत जी आपसे करना चाहती हूँ। एक ही सवाल है छोटा सा, बहुत दिन हो गए और पंचायत चुनाव का डिक्लेरेशन भी हो गया, निकाय की बारी है और उसके बाद 2023 तैयारियां सभी की जोरों से चल रही हैं। ओबीसी से आगे हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे? देखिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि ओबीसी पर बात मत करिए या नहीं करना चाहिए, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी की चिंता है, बाकी वर्ग कहां? हम तो पहले भी कांग्रेस के इल्जाम झेल रहे थे जब ये बोलते थे कि सिर्फ आपको श्रवणों के जो है वो वोट मिलते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्रवणों के वोट लेके ही जीतती है। और अब देखिए हमने सिद्ध किया है, ओबीसी की लड़ाई हमने लड़ी है और ओबीसी लड़ाई में हम जीते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत है। उसके अलावा आपने ओबीसी वर्ग के अलावा अगर बात की जाए तो दलित वर्ग से हमारी सुमित्रा दीदी जो है वो आती हैं, सुमित्रा वाल्मीकि दीदी, उनको हमने वहां से टिकट दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है महिला सशक्त हो रही है। क्या इसको देख के कांग्रेस को तकलीफ है? या हम हर वर्ग को, जो वर्ग भी पिछड़ा हुआ था, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे एससी की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, जो भी वर्ग जो पिछड़ा हुआ है हम उनको कहीं ना कहीं आगे लेके आते हैं जहां पर हमें लगता है कि उचित स्थान है और यहाँ पर ये वर्ग पिछड़ा था और यहाँ पर सशक्त होने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस ऐसा कौन सा जो है राग अलापना नहीं छोड़ती है जहां पर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ है जनता का विकास कर रही है। देखिए आज जो है हम श्रवणों की पार्टी नहीं, आज हमें हर वर्ग का वोट मिलता है और सही मायने में माना जाए तो हर उस राष्ट्रवादी का वोट मिलता है जो चाहता है कि देश का विकास हो। हर देश का विकास चाहने वाला आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो ये कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपने आप में तमाचा है और इन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कब ये ओबीसी के ऊपर उठेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनका छलावा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा जिन्होंने किया था उनके सामने हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिससे न्याय हुआ। और छलावा किसने किया था? सैयद जाफर हाथ पकड़ के गए थे कोर्ट में, विवेक तनखाकर। तो ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करने वाले को तो कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये सवाल आप कांग्रेस से पूछे तो ज्यादा जायज रहेगा मेरे हिसाब से। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ में कार्य करते हैं। हर वर्ग को सशक्त करने का कार्य करते हैं, राष्ट्रवादी तरीके से कार्य करते हैं। निश्चित रूप से राज्यसभा में भी हमारी 2 सशक्त महिलाएं पहुंची हैं जो कि ओबीसी वर्ग से हमारी सुश्री कविता दीदी पाटीदार आती हैं और जब एससी वर्ग से हमारी जो है सुमित्रा दीदी जो है कि वर्ग विशेष को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्ग विशेष की यहाँ पर आवश्यकता है, उसको बढ़ाया जाएगा। हम किसी जात पे या किसी धर्म पे आधारित ठीक है। गीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। गीत जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है वापस आती हूं मैं। योगेश जी किसको टिकट मिला मैं इस पर अभी बाद में जाऊंगी। पहली बात तो यही है, मेरे इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि मैं क्या बात कर रही हूं। जैसा कि अभी गीत जी ने भी कहा कि कांग्रेस से पूछा जाए तो बेहतर होगा। सिर्फ कांग्रेस से नहीं, मैंने तो बीजेपी से भी इसीलिए पूछा और मैं वरिष्ठ पत्रकार से भी ये चीज पूछूंगी। देखिए सिर्फ ओबीसी पे बात क्यों हो रही है, बाकी वर्ग कहाँ हैं? सिर्फ ओबीसी वोट थोड़ी ना डालने जाएंगे, और भी लोग जाएंगे, और भी लोग रहते हैं, और भी लोगों की समस्याएं हैं, और भी लोग जनता से जो एक पूरा एक वर्ग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। जनता में तो सभी लोग हैं ना, सिर्फ ओबीसी थोड़ी हैं। तो मुझे लगता है सबकी
बात करने की जरूरत है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओबीसी पे फोकस्ड हो रहा है। योगेश जी, चलिए मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है यहाँ पर कि हर वर्ग को यदि साधने की बात है तो वो कैसे करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था आरक्षण का, ओबीसी वर्ग का। ये जैसे तैसे सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कामयाबी इस चीज को मानती है जो उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अभी किया है, 2 महिलाओं को साथ मिलाकर किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने टिकट विवेक तनखा को दिया। तो ये दर्शा रहा है कि आखिर कौन किसकी तरफ है। ठीक है, चलिए मेरे साथ वापस से शायद कनेक्ट हुए हैं गिज जी। गिज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गिज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? योगेश जी, मुझे लग रहा है शायद जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ा मुद्दा है। देखिए सोचने की, मंथन की जरूरत है कि इन तमाम वर्गों की यदि मैं बात करूं, उनको आप कैसे साधेंगे, उनके लिए क्या रणनीति है, उनके लिए क्या प्लान है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिलाओं को जिस तरह से टिकट दिया, चाहे मैं एसटी वर्ग की बात करूं चाहे ओबीसी की बात करूं, और तीसरा प्लस नारी शक्ति जिसको हम कहते हैं, तो एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। कांग्रेस ने क्या सेट किया? कांग्रेस ने विवेक तनखा को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक जो एक मैसेज जा रहा है लोगों तक, इसको किस तरह से लिया जाएगा, क्या इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि आप देखिए ओबीसी, एससी प्लस नारी शक्ति और इधर से विवेक तनखा के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो गया है। मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है, जो जनता तक पहुंच रही चीजें, उसको किस तरह से लिया जाए। कांग्रेस क्या अभी भी सिर्फ ये सोचती है कि नहीं एक ऐसे चेहरे को दिया जाए कि हाँ वो जीत कर आ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सिर्फ कार्यकर्ताओं तक जाकर देखते हैं कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता मेहनती है, हम उसको जिताएंगे, या उसको आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। देखिए कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो किया गया है, जो सामने दिख रहा है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। गिज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अभी आ रही है। बिल्कुल गिज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विकास की जो धारणा है हमारी और जो हमारा मानना है उस पर ही हम चलते हैं और उसी पे अमल करते हैं, और इसी का परिणाम है आप देख रहे हैं कि हमने जो है हर वर्ग को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पर भी अभी जब हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो एक तो हमने महिलाओं को, जो कि अपने आप में एक सशक्त रूप है आज के टाइम में, हमने उसका जो है उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमने दोनों महिलाओं को टिकट दी है और दोनों महिलाओं के साथ में ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग दोनों को हमने आगे बढ़ाते हुए टिकट दी है। और ओबीसी वर्ग की विशेष रूप से बात की जाए तो जिसका कांग्रेस ने हनन किया था, जिनके हक को कांग्रेस ने मारा था, उन्हीं विवेक तनखा जी को टिकट कांग्रेस ने दी, और हमने उसी हक को दिलवाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसकी जीत के उपलक्ष्य में हमने जो बात कही थी कि हम अधिक से अधिक ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देंगे और आगे बढ़ाएंगे, हमने उस बात को भी अपनी पूरी तरीके से धरातल पे आप देख रहे हैं कि रखा है। ठीक है, चलिए एक बात और है गी जी, ये बात चलिए आप ठीक कह रहे हैं, मैं मान भी लेती हूँ इसको कि जिस तरह से आपने अभी टिकट दिया, मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया। देखिए ओबीसी, एससी प्लस नारी शक्ति, 3 चीज़ का एक एग्जाम्पल अच्छा सेट किया है। कांग्रेस से मैं लूँगी क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं योगेश जी, इसलिए उनसे मेरा सवाल था, मैं उनसे भी पूछूंगी। लेकिन आने वाले समय के लिए अभी निकाय चुनाव भी हैं, उसके बाद 2023 की तैयारी भी है। तमाम एक मुद्दे की मैं बात करूँ या इन वर्गों को प्रॉपर तरीके से किसको क्या मिला है, किसको क्या दे सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी की बात करूं, उस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर उस वर्ग को जो कि कहीं ना कहीं कमजोर है, और ये कमजोर क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने उसे कमजोर बनाया था, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के रूप में उसको उपयोग करते थे और उसका फेंक देते थे। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि वो वर्ग विशेष कभी मजबूत हो पाए, ताकि वो समझदार हो जाता तो उनके उपयोग का नहीं रह जाता, और ये जनता को मूर्ख बनाते गए और वर्ग विशेषों को जो है वो धीरे धीरे कमजोर करते गए। और हमने जो है उनको सशक्त बनाने का काम किया है। आज से पहले देखिए हम इक्वालिटी की बात करते थे, तो जब महिला सशक्तिकरण की बात करते थे या हम अन्य चीजों की बात करते थे, तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश और सांप सपेरों का देश माना जाता था। आज हम अपने ट्रेडिशंस के साथ में, यानी कि संस्कृति के साथ में आज जो है बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज
तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति को लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में जो आपको चेंजेस हैं वो दिख रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकारें भी तो रही थी 60-70 साल, इन्होंने ऐसा क्या परिवर्तन करके दिखाया, इनके क्या ऐसे काम थे वो उल्लेख कर दें। ये तो अंग्रेजों के गुलाम बन के और अंग्रेजों के बिछाए जो ट्रैक्स थे उसके ऊपर ही काम करते रहे, उसी रोड को बार बार खोदते थे, उसी रोड को बार बार बनाते थे। यहाँ पर जो है सड़कों का जाल बिछ गया, बिजली की आप बातें करें। ये जी मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि योगेश जी कनेक्ट हो गए हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। योगेश जी आप अपनी बात रखिएगा। काफी लंबा समय बाद मैं जुड़ा हूँ, है ना, समय अपेक्षित है और मैंने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कांग्रेस की बुराई के अलावा कुछ नहीं किया होगा। इन्होंने बात तमाचा से शुरू करी थी, तो मैं बताता हूँ तमाचा मध्य प्रदेश के सवर्णों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इनको मारा था, जब शिवराज सिंह जी ने ये चैलेंज दिया था कि कोई माई का लाल। वर्ग संघर्ष और वर्गों के बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी, जातिगत आधार पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विनाश। कौन सा सबका साथ कर दिया? आपने सबका विनाश किया और भारत की अर्थव्यवस्था का सर्वनाश किया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूँ क्या किया। कांग्रेस ने जो 70 साल में IIT, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, BHEL, सेल, OAC, ये सब जितने भी सार्वजनिक उपक्रम बनाए थे DHEL से लेकर और जितने एम्स, ये सब कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। इनमें से अधिकांश को आज भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी जी ठीक उसी प्रकार बेच रहे हैं जिस प्रकार बाप दादाओं की कमाई हुई पूंजी को एक नालायक बेटा उजाड़ता है। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को उतारने आए। इस देश में इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जितने भी आज आधुनिक जिस प्रकार ये देखिए इनकी डिबेट करने का तरीका, इसलिए मैं इनके साथ नहीं बैठता हूँ। कैसेट कब तक के चलाएंगे? और वो रटाई नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक एक करके बोलिए प्लीज। बेच रहे हो, DHEL बेच रहे हो, सेल बेच दी आपने, कुछ नहीं बेचा है। जितने भी सार्वजनिक BSNL बेच दिया आपने, जितने भी सार्वजनिक उनको एक के बाद एक बेच रहे हो जो हमारे युवाओं को रोजगार देता था। केवल 70 साल में कांग्रेस ने किया। कमलनाथ जी ने खरीदा या दिग्विजय सिंह जी ने खरीदा? कागज दिखाइए ना साहब। 70 साल में कांग्रेस ने देश की सेना को इतना आधुनिक बनाया कि आज हमारा भारत गर्व से विश्व शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। देश को बिगाड़ने वाली बातें करते हैं। आप बोलते हैं कि EVM से चुनाव जो है नहीं करवाएंगे, हम तो बैलेट पेपर से करवाएंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है, प्लीज एक तो क्या है गीत जी मैंने भरपूर समय आपको दिया था और बहुत टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से बहुत लेट कनेक्ट हुए हैं। योगेश जी एक छोटा सा सवाल है क्योंकि फिर वो अधूरा ही रह जाएगा जो आज की मुख्य चर्चा में से है। बहुत मुख्य सवाल ये था कि जिस तरह से बार बार सिर्फ और सिर्फ OBC पर ही चर्चा हो रही है, बाकी वर्गों को कैसे साधेंगे भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आप उन्हें सुन नहीं पाए थे इसलिए बहुत संक्षेप में बताऊं। गीत जी ने कहा कि हम तो सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, हम OBC की नहीं कर रहे। हमने जो टिकट्स दिए हैं नारी शक्ति, OBC प्लस SC, तो हमने ये साबित कर दिया कि हम सबको ले रहे हैं। कांग्रेस इस जगह पे कहा है, कांग्रेस तो सिर्फ विवेक तनखा पर भरोसा करके चल रही। की बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करता हूँ। खास तौर से इसलिए नहीं बैठता हूँ कि धीर के साथ ये बीच में इंटरप्ट करते हैं। इनको डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आचरण करना आता नहीं है। इतना पर्याप्त समय मिलने के बाद भी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे धैर्य रखिए, बौखला क्यों जाते हो भाई? जब आपके ऊपर आपने पूछे ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जब गिराने बैठा तो बौखला गए। 70 साल में कांग्रेस ने देश को आधुनिक बनाया, देश की सेना को इतना मजबूत किया कि आज भारत विश्व शक्ति बनकर बना हुआ। ये 8 साल में मोदी जी ने नहीं किया। जितने भी एम्स, IIT, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मोदी जी ने टूटे फूटे शौचालय बनाए। अगर कांग्रेस ने शौचालय बनाए होते ना तो आज मोदी जी बेच क्या रहे होते। तो ये कहना बंद करो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आपके अटल जी ने और अडवाणी जी ने लोकसभा में स्वीकार किया था कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप अपने 8 सालों का हिसाब दीजिए क्या किया। आपने जनता को महंगा पेट्रोल दिया, महंगा डीजल दिया, महंगी रसोई गैस दी, बेरोजगारी दी। दशक की सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा बेरोजगार युवा आज हमारे देश और प्रदेश में है। तो किसानों की आत्महत्याएं दी आपने, महिलाओं से बलात्कार के आंकड़े दिए आपने, कुपोषण पे बात करी। अब मैं राखी जी के सवाल का जवाब देता हूँ। राखी जी देखिए, सभी वर्गों को बांटकर जातिगत आधार पर ये राजनीति करने वाले लोग अगर ये अपनी पीठ थपथपा रहे कि एक सीट इन्होंने OBC को दे दी तो OBC वर्ग का इन्होंने कितना नुकसान किया है, मैं आपको आंकड़े समक्ष रखता हूँ। आज भी जो पंचायत का आरक्षण हुआ है
उसमें ओबीसी के 52 पद जिलाध्यक्ष के हुआ करते थे। अब आज आरक्षण के बाद अब 52 पद में से 13 पद ओबीसी के हुआ करते थे, अब 4 बचे। जो जनपद अध्यक्ष हुआ करते थे वो 56 होते थे, अब 30 बचे। जो जिला पंचायत अध्यक्ष 168 होते थे वो 102 बचे। जो जनपद सदस्य 1280 होते थे वो 771 बचे। जो सरपंच 4023 होते थे वो 2985, 1100 पदों की कमी। तो ओबीसी के हितैषी कौन हुए? ये बीजेपी वाले। इन्होंने तो पूरी कोशिश करी थी कि ये ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव में जाए। माननीय कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट आने के बाद भी पत्र के द्वारा शिवराज जी से अनुरोध किया था कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बनाएं। ठीक उसी प्रकार ओबीसी आरक्षण को लिए गजट लेके आए, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने 10% सवर्णों और 27% ओबीसी का आरक्षण पास किया था और उसको कानून बनाया था। अगर हमारी सरकार गई नहीं होती तो हमने उसी के आधार पर चुनाव कब के संपन्न करा लिए होते। तो ओबीसी वर्ग की हितैषी कौन है? ये ओबीसी वर्ग भली भांति जानता है। हम जातिगत आधार राजनीति कभी नहीं करते। हम सर्वधर्म सर्व वर्ग के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। भले ही आज देश के परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी इससे विचलित नहीं है। हम जनता के हित में, जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ेंगे। और ये जो आज 8 साल से केंद्र में बैठकर लोग बैठे हैं, इन्होंने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, आज डॉलर का मूल्य 70 रुपए हो गया। जब 60 रुपए था, 54 रुपए था, तो मोदी जी कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज मोदी जी डॉलर पे बात नहीं करते। आज मोदी जी किसानों के डबल समर्थन मूल्य पर बात नहीं करते। आज मोदी जी काले धन पर बात नहीं करते। आज मोदी जी बेरोजगारी पे बात नहीं करते। आज मोदी जी सभी वर्गों के विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। और इसी प्रकार देश हमारा गर्त में जा रहा है और पता नहीं भगवान क्या चाह रहा है हमारे देश के साथ कि इस प्रकार आज वर्ग संघर्ष पूरा देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा आतंकित है। वहाँ हमारे सुरक्षा कर्मियों को मारा जा रहा है, प्रशासनिक अमले को मारा जा रहा है। किस प्रकार हमारे गृह मंत्रालय का दायित्व नरोत्तम मिश्रा जी संभाल रहे हैं। एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध घटनाएं हुई, नेमावार, नीमच, बालाघाट, सिवनी, खरगोन, मतलब बड़ा ही शर्मनाक है ये शिवराज सरकार के लिए। और कैसे ये अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, कैसे ये मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोल लेते हैं, समझ से परे है। ठीक है, चलिए योगीराज योगेश जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं भी पहुंच रही है। और देखिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उनका पक्ष तो नहीं आ पाया, लेकिन एक बात है, ये जो साधने की कवायद है, बड़ा सवाल है कि इससे कौन खुश है, कौन नाराज है। क्यों एक ही वर्ग की बात हो रही है, क्यों तमाम लोगों की बात नहीं हो रही, क्यों मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। मुद्दे लाइए ना सामने कि आप किस चीज को लेकर जाएंगे, जनता के लिए क्या जरूरी है, उन चीजों पर बात नहीं हो रही है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ आरक्षण, सिर्फ ओबीसी, इससे बाहर निकलने की जरूरत है, वरना मुश्किल हो जाएगी। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।